Good morning students. In previous class we have studied about the metals reaction with nitric acid, and we have studied that whenever metal reacts with nitric acid it do not produce hydrogen gas, it produces water, because nitric acid is a good oxidizing agent and it provides its oxygen to hydrogen and it forms water. Okay, so but two metals have exceptional properties. When they react with nitric acid, they do not produce water, they produce hydrogen gas as usual. Dear students, now move to next metals. Noble metals like gold and platinum do not react with acid. ठीक है, because they are present at very low in the activity series. But gold and platinum can dissolve in acidic mixture. What is acidic or concentrated mixture? It is called as royal water or aqua regia. What is aqua regia? Aqua regia is concentrated mixture of HNO3 and HCl in the ratio 1:3. Okay, dear students, one question comes in our mind that when gold and platinum, both metals, do not react with air, with water, but how can they react in acidic this mixture? Dear students, because here whenever HCl reacts with HNO3, देखो जब ये HCl और HNO3 एक मिक्सचर के रूप में होते हैं ना, तो ये आपस में नेसेंट क्लोरीन रिलीज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है. अब देखो इनके मिक्सचर में नेसेंट क्लोरीन प्रेजेंट है. अब जब भी हम इस गोल्ड को डालेंगे ना इसके अंदर, तो ये गोल्ड की आउटर की सरफेस को डिज़ोल्व कर लेगी अपने अंदर. ठीक है, और क्या बना लेगी? गोल्ड क्लोराइड या ओके गोल्ड क्लोराइड बना लेगी, प्लैटिनम क्लोराइड बना लेगी. तो इसमें क्या होता है कि देयरफॉर आवर गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह जो होते हैं उनकी सरफेस क्लीन हो जाती है. सो अभी तक हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी. मेटल्स की रिएक्शन एयर के साथ, मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ. ठीक है, ओके. नाउ ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि जब कोई मेटल, सपोज एक मेटल है आयरन, और उस दूसरी मेटल के सॉल्यूशन में जब उसे डिप किया जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब एक मेटल दूसरी मेटल के सॉल्यूशन में डिप की जाती है, तो जो अगर ये सिंगल मेटल है और ये मेटल अपने सॉल्यूशन रूप में है, तो ये जो सिंगल मेटल होती है अगर ये इस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देती है. ठीक है, तो क्या बन जाता है आपका FeSO4 प्लस कॉपर रिलीज हो जाता है. गॉट इट. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन. तो क्या रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. ठीक है, गॉट इट. ओके, नाउ ओके dear students, this is very important property regarding the metals, that reaction of metals with non-metals or reaction of metals with halogens. halogens क्या होती हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. ठीक है, ये सब हैलोजेंस होती हैं. तो देखो ये एग्जाम्पल लेते हैं. और एग्जाम्पल है आपका Na एक मेटल है. ठीक है, Na एक मेटल है और जब वो क्लोरीन के साथ जुड़ती है, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है. तो क्या बन जाता है? एक कंपाउंड बन जाता है NaCl. अब हम ये देखें कि ये दोनों आपस में जुड़े कैसे. गॉट इट. देखो हम जानते हैं क्योंकि सोडियम एक मेटल है, सोडियम मेटल का एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना. ठीक है, अब देखो इसमें हम ये देखें कि सोडियम, अगर हम इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को देखें कि कैसे बने होंगे आपस में, कैसे बने होंगे? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. कैसे? देखो सोडियम एक मेटल है. ठीक है, सोडियम मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281. क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 11. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 287 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 17. और जब भी हमें इनके डॉट स्ट्रक्चर स्टडी करने होते हैं ना कि इनके बीच में आपस में कंपाउंड कैसे बना या आपस में जुड़े कैसे, तो हम हमेशा डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, तो अगर हमने लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ डॉट बना लिया, तो सोडियम के लास्ट शेल में 1 है, 1 बना लिया. क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 है, तो 7 बना लिए. अब देखो यहाँ क्या है. अब हम ये जानते हैं क्योंकि ये मेटल है तो ये अनस्टेबल है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज़ करेगी. ठीक है, और ये क्लोरीन है, इसके लास्ट शेल में 7 है. हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8. तो ये चाहता है कि काश मैं किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लूँ. तो सोडियम तो इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली लूज़ कर देती है. ओके, और
ये क्लोरीन एटम परमानेंटली इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो इसके पास तो हो जाते हैं 288 और इसके पास कितने हो जाते हैं 28। अब ऐसा करने से क्या हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव क्योंकि इसने एक लूज किया, इसने एक गेन किया तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दोनों किस रूप में आ गए, आयंस के रूप में। तो इनके बीच ये जो NaCl बना है ये किनके थ्रू बना, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इनके बीच जो बना बॉन्ड है वो क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड, बिकॉज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वन एलिमेंट लूजेस एंड वन एलिमेंट गेन्स, सो द बॉन्ड बिटवीन टू आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं कि जब एक मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करती है तो कैसा कंपाउंड बनाती है, आयनिक कंपाउंड बनाती है, और ये बॉन्ड क्या कहलाते हैं, आयनिक बॉन्ड। गॉट इट। तो तुम्हारे ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस या NCERT में ना इन टेक्स्ट में भी पूछे गए हैं कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पर एक मैग्नीशियम है और एक मैग्नीशियम के बीच में कितने क्लोरीन शेयर हो रहे हैं, 2, तो कोई बात नहीं, मैग्नीशियम इधर बना लिया और क्लोरीन इधर बना लिए। मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 282, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे। क्लोरीन तुम जानते हो 7 होते हैं, तो एक इसको डोनेट कर देगा। अच्छा, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अपन एरो से शो करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, MgCl2। अच्छा, तुम लोग के लिए एक होमवर्क ये है कि मेक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CaO एंड Na2O CaCl2 बाय ऑल, याद रखना, ये अपनी फेयर नोटबुक में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि इन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। देखो, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और इनको अगर मैं इनको तोड़ना चाहती हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड्स के ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। कभी कभी ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी बात यह है, इसकी मेन विशेषता क्या है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, हमने तुम्हें बहुत बार बताया कि आयंस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन ये ना सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं ये लोग, ठीक है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, तो इन सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब ये थोड़ी सी मोल्टेड स्टेट में आ जाते हैं तो आयंस दूर दूर हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि दे आर soluble in water but they are not soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है पेट्रोल, अल्कोहल, इन सब में, ठीक है, जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो और अकर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग अवर मतलब एक तरीके से ये कहना चाहिए कि मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। गॉट इट। क्योंकि हम लोग ना 8th क्लास में भी ये तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन हमारे 10th क्लास में जो मेन है ना मेटल्स के बारे में, वो है कि मेटल्स कैसे तो अर्थ में मिलती है हमें, और हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किन किन प्रोसेस के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है, ठीक है, ओके। तो जो मेटल्स होती हैं वो अर्थ के नीचे कैसे पाई जाती हैं। देखो, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर की तरफ मिलती है हमें, ठीक है, तो वो तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो वो अर्थ में भी ना किसी के साथ अटैच रूप में पाई जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मेटल्स 2 तरीके से पाई जाती हैं। जो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं वो तो अपनी नेटिव स्टेट में होती हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। और जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो किस स्टेट में पाई जाती हैं, कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। गॉट इट। अब हमने अर्थ के नीचे हमने क्या किया, डिग किया और हमें कोई मेटल मिल गई, सपोज ए। और हम जानते हैं ये मेटल है ना, हमें जितनी साफ़ सुथरी दिखती है वो इस फॉर्म में नहीं मिलती है हमें अर्थ में, इसके साथ पता है सॉइल भी अटैच होगी, और ना अगर ये रिएक्टिव मेटल है तो हो सकता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई मिले, सल्फाइड के साथ जुड़ी हुई मिले, किसी ना किसी साथ जुड़ी हुई रूप में मिलेगी। तो नेचुरली जिस फॉर्म में मिलती है हमें मेटल, वो फॉर्म कहलाती है मिनरल। नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ मेटल इज कॉल्ड मिनरल, ठीक है। अब क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सपोज़ एक ए मेटल है, वो ना 3 जगह पाई जा रही है, सपोज़ नीमराना में भी है,
बहरोड में भी है और कोटपुतली में भी है। ठीक है, सपोज करते हैं हम मरकरी का ही कर लेते हैं। ठीक है, मरकरी जो पाई जा रही है ना नीमराना में, जो पाई जा रही है वो मरकरी किसके साथ अटैच पाई जा रही है? ऑक्साइड के साथ। और जो बहरोड में मरकरी पाई जा रही है वो पाई जा रही है हमारी सल्फाइड के साथ। ठीक है, और यहाँ पर जो हो रही है वो भी ऑक्साइड के साथ पाई जा रही है कोटपुतली में। अब ये सब मिनरल हैं मरकरी के, क्योंकि नेचुरल फॉर्म है ये। अब हम ये देखते हैं कि मरकरी की परसेंटेज किस फॉर्म में ज़्यादा है। उसी फॉर्म में तो निकालने से फ़ायदा है हमें। एक्सट्रैक्शन करेंगे हम मरकरी का, हमें तो मेटल चाहिए। वी आर स्टडिंग अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो हम ये देखते हैं जो नीमराना में मेटल प्रेजेंट है वो पाई जा रही है 90%, और ये पाई जा रही है आपकी 50%, और ये है 30%। तो तुम लोग मुझे बताओ किस कौन सी वाली स्टेट में से तुम एक्सट्रैक्ट करोगे? ऑब्वियस सी बात है 90%, क्योंकि ना ये जो मेटल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उस मिनरल में से मेटल निकालने की कोशिश करते हैं जिस मिनरल में मेटल की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो अब ये मिनरल कहलाएगा ओर। गॉट इट? तो नेचुरल अकरिंग फॉर्म ऑफ मेटल इज कॉल्ड मिनरल, एंड द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इट इज कॉल्ड ओर। गॉट इट? तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मिनरल्स, नेचुरल अकरिंग फॉर्म ऑफ मेटल इज कॉल्ड मिनरल, एंड ओर्स क्या होते हैं? मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। और ये जो मेटल्स होती हैं ना ये डिफरेंट ओर्स में पाई जाती हैं। जैसे अगर मिट्टी में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्साइड रूप में पाई जाएगी, सल्फाइड ज़्यादा है तो सल्फाइड के रूप में होगी, कार्बोनेट ज़्यादा है तो कार्बोनेट, और अगर हैलोजन ज़्यादा है तो वो हैलाइड रूप में पाई जाएगी। आज के लिए इतना ही। ये चीज़ें रिवाइज़ करना और नोट्स बना लेना, कोई डाउट हो तो पूछना। ओके।